तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो हमने फर्स्ट सेकंड लॉ के सीखे थे वो, और इम्पल्स, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस एंड उसके न्यूमेरिकल्स, एंड यदि टाइम बचेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 से 4 टॉपिक हम आज ले लेंगे। ओके, तो फर्स्ट लॉ कौन बोलेगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कैन एनीवन हैव एनी आइडिया? फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर सकता है कोई? यस, पार्थ बोलो। पार्थ व्यास। सर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्सप्लेन करने को बोला है मैंने। कैन एनी अदर? सर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में રહેશે જ્યાં સુધી એની ઉપર અનબેલેન્સ ફોર્સ ના લગે. Okay, now the second one, Newton's second law. Ruvin Padsala. The change in momentum is directly proportional. क्यों बोलते बोलते बंद हो गए? चलो कोई बात नहीं। ओके, सही जा रहा था। सो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ यदि पता हो तो फर्स्ट लॉ तो चलो समझ लेते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थियरिकल था। लेकिन सेकंड लॉ हमें एक फॉर्मूला देता था, दैट इज फॉर्मूला इज एफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम, आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यानी कि वी माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल। काफी बार जनरली स्टूडेंट यदि फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ मोमेंटम के अंदर एब्सोल्यूट साइन रखनी पड़ती है, और यदि ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो तो रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, फोर्स की मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी पड़ेगी तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड लॉ के बेसिस पे थोड़े से न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है आपको बॉडी ऑफ अ मास 40 kg। ओके, मास आपको दिया है 40 किलोग्राम, is moving in the straight line on the smooth horizontal surface। ना स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ? मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला लगेगा। नाउ इट्स वेलोसिटी डिक्रीज फ्रॉम यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 5 दी है और फाइनल वेलोसिटी 2 दी है इन 6 सेकंड। तो टाइम आपको दिया हुआ है 6 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है। नाउ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो मुझे वो नहीं पता है क्या दिया हो, लेकिन मुझे जब फाइंड करना है उसका मैं फॉर्मूला पहले डाल दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मैंने फॉर्मूला डाला, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल दूंगा, v माइनस यू अपॉन टी। m की वैल्यू 40 किलोग्राम, v 5 अपॉन टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। तो आप सोल्व करोगे तो कुछ इस हिसाब से आंसर मिलेगा, -3/6, 3 2 जा 6, 40/2 तो -20। फोर्स कितना मिला आपको? -20 न्यूटन। व्हाई द फोर्स वैल्यू इज इन नेगेटिव साइन? कैन हैव एनीवन हैव आइडिया? Opposite. यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ओके, आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन यदि साइन आपकी माइनस आई, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअली फोर्स कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, जो आप मान रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी साइन नेगेटिव आए तब ऐसे लिख देना, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, नेगेटिव साइन इंडिकेट द opposite direction, force in the સર એને opposite direction. એક્ઝામ્પલમાં સ્પ્રિંગ આવા કન્ડિશનના એક્ઝામ્પલમાં સ્પ્રિંગ લેવું. So આ જે કન્ડિશન છે કે આપણે ફોર્સ એક આ બાજુ લગાય પણ એનું આપણને બીજી ડાયરેક્શનમાં મળે, તેને એક્ઝામ્પલ પૂછે તો શું લખે? એક્ઝામ્પલ ની અંદર તો સ્પ્રિંગ નું એક્ઝામ્પલ લઈ શકો તમે। ઓકે, કોઈ પણ સ્પ્રિંગ એ એક્ઝામ્પલ જેમાં તમે જે ફોર્સ લાગો અને રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં લાગતો હોય। ન્यूटन थर्ड लॉ ना બધા एग्जांपल લઈ શકો એની અંદર। नाउ व्हाट इट, फोर्स का फॉर्मूला आपको मिल गया। नाउ सेकंड वन, दैट इज डिस्टेंस। आपको फाइंड करना क्या है? डिस्टेंस फाइंड करना हो। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए
हम फॉर्मूला डाल देंगे। ये आपका ये चैप्टर का नहीं, ये आगे का चैप्टर का फॉर्मूला हुआ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सॉरी टी नहीं दिया हुआ है, वैसे तो टी भी है हमारे पास, लेकिन थोड़ा इजी लिख कर देते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो भी चलेगा, अभी मैंने आगे लिखा था ना वही। पॉसिबल हो तब तक क्या करो, इजी फॉर्मूला डालो जिसमें कम टर्म्स आते हो। तो v की वैल्यू 2, u 5, एक्सेलरेशन कितना मिला था, -1/2। देखो ये एक्सेलरेशन ही था ना, ये वाला एक्सेलरेशन कितना मिला था, -1/2 यानी कि 0.5, और डिस्टेंस s मिल जाएगा आपको। बोलो क्लियर है? पक्का? आपकी आवाज क्यों कट हो रही है? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? देख लो तो। ओके, तो बात, तो आपकी आवाज मेरे पास नहीं अच्छे से आ रही है। चलो तो क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिस्टेंस y का फॉर्मूला दिया हुआ है s का, या y बोले या डिस्टेंस s बोले, एक ही चीज है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर, सॉरी। नाउ फोर्स फाइंड करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल्स, उसका मास m दिया हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो पता है आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो याद करो, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पहले डिस्टेंस y यानी कि वेलोसिटी दी जाएगी dy बाई dt से, बाद में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, dv बाई dt से। dv by dt। तो पहले हम क्या करेंगे, v फाइंड करेंगे। v कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो चलो। ut का u होगा ना, t का 1 होता है, प्लस हाफ gt स्क्वायर में g तो कांस्टेंट है, समझ लो, g और 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होगा बोलो, 2t, t स्क्वायर का 2t कट, तो u प्लस gt, ये आपका वेलोसिटी मिला। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, u प्लस gt का डिफरेंशिएशन करो, u का क्या होगा, u कांस्टेंट टर्म। देखो काफी बार स्टूडेंट्स को यहाँ मार खा जाते हैं कि वेरिएबल कौन सा नहीं पता चले तो नीचे देख लो, नीचे क्या आ रहा है, नीचे t आ रहा है, तो इसके अंदर जो t है ना वही वेरिएबल है। आपके माइंड में आपने फॉर्मूला x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ऐसे याद रखा था, अब यहाँ x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर आ गया, तो अब कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्या ध्यान रखना, वेरिएबल है वो नीचे है, तो वेरिएबल नहीं है यहाँ u के साथ, इसका मीनिंग क्या हुआ, उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और gt का, तो g कांस्टेंट है लेकिन t का क्या होगा 1, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा g, तो f इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन आपको मिला g, तो आंसर आ गया आपका f इंटू एम। इजी है। देखो यहाँ ये क्वेश्चंस को ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, अब कोई दूसरे टर्म्स के रिगार्डिंग कोई बड़ा वाला फॉर्मूला या कॉम्प्लिकेटेड एक्सेलरेटेड का फॉर्मूला यूज करके, ओके, थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को टफ कर सकते हैं, बाकी मेथड में कुछ ज्यादा नया नहीं मिलेगा आपको। बोलो क्लियर है सभी को? नाउ एक एक्सेलरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। शायद ये ट्रिपल ई का शायद था, आई एम नॉट 100% श्योर, ओके, लिखा नहीं है मैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है क्वेश्चंस। अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद द 20 मीटर पर सेकंड in a straight line in a straight of wooden plank and penetrate up to 20 centimeter। एक मिनट में क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ पहले। now calculate the resistance offered by the wooden plank। देखो आपको काफी बार रेजिस्टेंस ऐसा वर्ड आएगा, रेजिस्टेंस यानी कि वन टाइप ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, समझ में आ रहा है सभी को, जो फोर्स एक्चुअली आपके माइंड में अभी रेजिस्टेंस यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो अपोज करे उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, तो आपके लिए वो रेजिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस फोर्स ऐसा नहीं लिखा होगा, आपको ऐसा लिखा होगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ऐसा कुछ है, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद द 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी स्ट्राइक टू वुडन प्लैंक। ऐसे कोई बुलेट है, उस बुलेट को डायरेक्टली कोई वुडन के अंदर घुसा देते हैं ऐसे अंदर, ओके। और वो जो है वो पार्टिकल्स
कितना अंदर चला जाता है, देखो 20 सेंटीमीटर जितना, कितना चला जाएगा, 20 सेंटीमीटर जितना अंदर घुस जाएगा, और यहाँ घुसने के बाद यहाँ स्टॉप हो जाएगा। अब समझ लो जब घुसा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा था, 20 वेलोसिटी से। यहाँ से अब उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट होगी, क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से, ये वुडन रेजिस्टेंस की वजह से। धीरे धीरे इसकी स्पीड उसकी कम होते 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 यहाँ आते वो क्या हो जाएगी, 0 स्पीड हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई उसकी, 0। कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, वैल्यू को नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, न्यूमेरिकल तो कुछ भी आ सकते हैं ऐसे, और ये ज्यादातर न्यूमेरिकल ऐसे पूछते हैं। ये वुडन प्लैंक वाले एग्जांपल, जो पेनिट्रेशन वाले एग्जांपल है, वो जनरली न्यूमेरिकल मैंने देखे कि बोर्ड की एग्जाम में, सॉरी स्कूल की एग्जाम में होते ही आपके। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। अब फाइन क्या करना है आपको, ये जो वुडन प्लैंक है उस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाती है। वैसे ये टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से होना चाहिए कि जितना फोर्स उस बुलेट ने वुडन के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स वो वुडन ऑपोजिट डायरेक्शन में उस बुलेट के ऊपर लगाएगी। गॉट इट, क्लियर है सभी को? ओके, सो फाइन क्या करना है, फाइनली हमें फोर्स फाइन करना है, फाइनली फोर्स फाइन करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स का फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं है, मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि भाई कितना डिस्टेंस है या उसका एक्सेलरेशन कितना, सॉरी डिस्टेंस तो आपको दिया है, गिव मी 1 मिनट, टाइम 20 सेंटीमीटर इतना घुसता है अंदर, 20 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस तो है यस 20, लेकिन v स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन नहीं है मेरे पास। अब फोर्स के फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए, पहले तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, बोलो, मेरे पास v है, u है, s है, डिस्टेंस s है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद किसी को डाउट हो तो। एक ब्लॉक है, सॉरी एक बुलेट है, वो बुलेट v स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अंदर ऐसे यहाँ से अंदर घुस जाएगी ब्लॉक के अंदर से। अब ब्लॉक के अंदर यहाँ स्टॉप हो जाएगी, जब घुसी तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 यहाँ दी हुई है, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी अंदर घुसती है, तो 20 सेंटीमीटर जितनी अंदर घुसती है, यानी कि ब्लॉक को पेनिट्रेट कर देती है, पेनिट्रेट यानी कि आर पार। अब मुझे फाइन क्या करना है, तो फोर्स कितना लगा वो फाइन करना है, फाइन करना था फोर्स। अब फोर्स के फॉर्मूला में एक्सेलरेशन आता था, अब मेरे पास एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला में लगा देता डायरेक्टली, v/u/t, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ टाइम दिया नहीं है, तो एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला तो चलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, ये लीनियर इक्वेशन वाले मोशंस का फॉर्मूला लेंगे, v0u, इनिशियल वेलोसिटी बोलो 20, एक्सेलरेशन फाइन करना है, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.2 मीटर। लगा दो कितना आएगा, 400। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं पता, माइनस का स्क्वायर प्लस। ध्यान रखो ये फिजिक्स है, ऐसी छोटी गलती मत करना, माइनस यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, ओके, तो उससे इसके स्क्वायर की कोई इफेक्ट नहीं होगी। नाउ 2 इंटू 0.2 यानी कि 0.4 वो आ जाएगा नीचे, पॉइंट ये हटा तो ऊपर 0, तो a इज इक्वल टू -10,000। अब माइनस क्यों आया पता चला ना, अब एक्सेलरेशन माइनस क्यों आया, स्पीड कम हो रही है, देखो हाँ रिटार्डेशन मोशन है, स्पीड कम हो रही है। नाउ अब फाइनली डाल देंगे फॉर्मूला, f इज इक्वल टू मा m 100 किलोग्राम, सॉरी ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 0.1 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन -10, तो आंसर आ जाएगा -0.1 है, इसलिए एक 0 यहाँ से कट कर दो, 100 न्यूटन। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है आपको, फोर्स एक्ट ऑन द बुलेट, ओके, फोर्स एक्ट ऑन द बुलेट, ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रही है, ओके। रेजिस्टिव फोर्स होगा ना वो ऑलवेज नेगेटिव में आएगी, इतना याद रखो। ये आपको आंसर में पूछा है, रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस कितना मिला आपको, या रेजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं उसको, 100 न्यूटन।
उसमें बाद में माइनस वर्ड यूज, माइनस मत यूज करना। क्लियर है? बोलो कॉन्सेप्ट पक्का आएगा ना ये सम पूछेगे तो? अरे हाँ ना बोलो। सर चलो, इम्पल्स ऑफ फोर्स अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे, यदि आपने देखा होगा कि कल परसों धोनी ने रिटायरमेंट ली, ओके। अब जनरली धोनी क्या करता था पता है? धोनी है, सचिन है, ये सारे जो प्लेयर होते हैं ना, वो सक्सेस क्यों है? क्योंकि उसने वैसे ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, કળથી કામ કર્યું, બળથી નહીં, રાઈટ? કળથી કામ કરેલું છે। मीनिंग क्या है उसका? भाई एक बॉल जब बॉलर फेंक रहा होता है, अभी यहाँ भले फुटबॉल का एग्जांपल यहाँ पिक्चर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब उस बॉलर ने बॉल फेंका, अब दो चीज होती है। जैसे एक बार कट हो चुका, एक बार कट होगा तो क्या होगा? बॉल फटाफट से पीछे चला जाएगा, देख लो, फास्ट स्पीड से। या फिर जोर से सामने फेंके, बैट से सामने की डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंके तो बैट से लगाए जोर से। अब बॉल जो है ना, वो बैट के साथ जब कनेक्ट होगा ना, उसमें दो चीज हो सकती है। एक तो खाली कट हो सकती है, कट यानी कि थोड़े टाइम के लिए वो बॉल उस बैट के साथ कनेक्ट होगा और डायरेक्टली वो चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो वो छक्का ही होगा या फोर्थ होगा, चौका होगा। लेकिन काफी बार क्या होता है, वो बॉल जो होता है उस बैट के साथ, समझ लो ये बैट है, वो बॉल उस बैट के साथ थोड़े टाइम के लिए ऐसे घिसने के बाद जाता है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, जो बैट्समैन ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं होगा, बॉल जिस स्पीड से जाना चाहिए स्पीड से नहीं जाएगा। एम राइट और रॉन्ग? मेरे से ज्यादा आप ये चीज को पता होगा आपको, क्रिकेट खेल रहे होगे तो। यदि एक ही सेकंड के लिए कम टाइम में बैट्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा बॉल, तो जोर से ज्यादा दूर जाने के चांसेस है। लेकिन बैट के साथ यदि उसका कांटेक्ट माइक्रो 2-3 सेकंड में रह गया, ज्यादा टाइम के लिए रह गया, तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सिमिलरली जब एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारता है तो क्या करता है? जल्दी से फटाफट किक मार देता है, ऐसे आराम से पंप पाल के वो फुटबॉलर को किक थोड़ा मारेगा। क्या करेगा? जोर से, क्योंकि जितना ज्यादा बॉल को दूर फेंकना है उतना कम टाइम के लिए उसको फोर्स देना होगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक सिचुएशन में ऐसा देखा कि हमने ज्यादा फोर्स लगाने के लिए कम टाइम का यूज किया। जितना कम से कम टाइम में हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उतनी उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे कोई एग्जांपल दूसरा आपके माइंड में हो तो बोल सकते हो। है कोई दूसरा एग्जांपल? क्रिकेट, सॉरी बॉल, क्या, जब टेबल टेनिस तो है ही वो। हाँ, आप कैरम खेल रहे हो तो भी क्या होगा? देखो, जोर से मारोगे अचानक से तो क्या होगा? जोर से जाएगी। लेकिन धीरे से मारोगे तो ज्यादा आपकी उंगली के साथ टच में रहेगी, और धीरे धीरे मारोगे तो क्या होगा? फोर्स आपने दोनों केस में सेम लगाया, लेकिन इस केस में टाइम ज्यादा लगा, इसलिए फोर्स उसकी जो इफेक्ट होगी वो कम हो जाएगी। क्रिकेटर जब बॉल्स को जोर से फेंकता है, ओके, अब उस टाइम पे फील्डर होता है, उस बॉल को कैच करने के लिए क्या करता है? अपने हाथ पीछे ले जाएगा। तो उसने ऑपोजिट सिचुएशन सोची कि भाई मैं ज्यादा टाइम रखूंगा उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगेगा। एम राइट और रॉन्ग? तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा तो उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम इफेक्ट कम, कम टाइम इफेक्ट ज्यादा। तो ये जो फोर्स और टाइम का रिलेशन है उसको हम इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ फोर्स। बोलो क्लियर? अब डेफिनेशन से उसकी क्लियर कर लेते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ force acting on the object and time act on the it is called the इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इम्पल्स ऑफ फोर्स। मैं अभी समझाता हूँ आपको। सेकंड लॉ ये नया कुछ भी नहीं है। ये इम्पल्स ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द सेकंड लॉ। तो थोड़ा डिटेल्स के अंदर गए हैं लोग। सेकंड लॉ में क्या बोलते थे? F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बोलते थे।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यदि हम यहाँ क्या लिखा है देखो, फोर्स प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो यहाँ इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टाइम ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या मिला हमें, क्या मिला हमें, डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स व्हाट, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, खाली नाम अलग है, बाकी मोमेंटम ही है इम्पल्स ऑफ फोर्स। बोल कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को इम्पल्स ऑफ फोर्स का? हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसका कोई सिंबल नहीं है, वर्ड से ही उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और दूसरा क्या है इम्पल्स ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि m इंटू वी माइनस यू, या डेल्टा वी भी लिखते हैं काफी बार हम। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है इम्पल्स ऑफ फोर्स का? तो क्रिकेटर, हाँ चलो, यूनिट क्या होगा उसका, कोई बोल सकता है इम्पल्स ऑफ फोर्स का? न्यूटन पर सेकंड। कौन सा हो सकता है? न्यूटन इंटू सेकंड, नॉट न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन इंटू न्यूटन सेकंड। दूसरा भी एक यूनिट बन सकता है इसमें, जैसे मोमेंटम का होता है, मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, इट डिपेंड्स कौन सा, आप काफी सारे इसके यूनिट बना सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला तो m1 l1 t-1, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा उसका, m1 l1 t-1। ओके, अब देखो ये चीज क्या हुई पता चली, मैंने डायमेंशन के ऊपर फिजिक्स का स्टार्टिंग क्यों किया था, क्योंकि अब आपको 2 साल में हर एक नया टॉपिक जैसे आएगा, कोई भी नया क्वांटिटी, उसके अंदर आपको 1 मार्क्स या आधे मार्क्स ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला से। ओके, चलो अब उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। इम्पल्स ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल, तो फर्स्ट तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कौन सा, क्रिकेटर, फुट जो ओके, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल। दूसरा कोई एग्जाम्पल बता सकता है? दूसरा कोई एग्जाम्पल, यानी कि जितना टाइम कम लगेगा उतना इफेक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट को मिला के। हॉकी, कौन सा? हॉकी। ओके, देखो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब कुछ आ गया। मुझे नया कोई गेम का नाम नहीं, कुछ नया एग्जाम्पल चाहिए इसमें। सर रुमाल चटकड़ी। यस यस यस। ओके, जब रुमाल से किसी चीज को मारते हैं तो पहले ऐसे मारेंगे, जो काफी बार क्या होता है पता है आपको, जनरली मेरे एक टीचर ऐसे थे, जो मारते थे ना तो ऐसे फड़क करके उसको रिटर्न ले लेते थे। अब वो जो चचरती थी ना, वो किसी एरे गेरे टीचर तो मार ही नहीं सकती इतना, यानी कि वो इतना पेन करती थी। रुमाल से, हम नहीं काफी बार रुमाल से जोर से मार के तो रिटर्न ले लेते, क्या हुआ, रुमाल से मार के रिटर्न लिया, यानी कि अब उसके अंदर टाइम क्या हुआ, कम लगा, बॉडी के साथ फोर्स का जो टाइम है वो कम लगा, इसलिए फोर्स की इफेक्ट ज्यादा होगी। दूसरा एक एग्जांपल समझ लो, आपको चलना होगा, जैसे आप 10 माल की बिल्डिंग के ऊपर से देखा होगा, आपके पास तो ऐसा नसीब नहीं है, लेकिन जब हम इस एरिया में रह रहे थे, जब हम 6-7 स्टैंडर्ड में थे, तब जनरली क्या था, आसपास एक सोसाइटी के आसपास ऑलमोस्ट 100, समझ लो ना कि बहुत बड़े बड़े मैदान थे और नई नई स्कीम चल रही होती थी। तो हम क्या करते थे, ऊपर से जोर से छलांग लगाते थे, नीचे जो सैंड होते थे उसके बड़े बड़े हिप रहते थे। अब 2 माल जितना होता है, ओके, 81 से ऊपर से जोर से फेंकते तो भी कुछ नहीं होता था। लेकिन वही सिचुएशन में यदि यहाँ सीमेंट या कंक्रीट का रोड होता तो क्या होता, लगता। क्यों ऐसा हुआ, देखो ये सीमेंट कंक्रीट का रोड है और ये क्या है, सैंड है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जब यहां से मैंने जोर से कूदका लगाया, तब वो कांटेक्ट जो होता है वो माइक्रो सेकंड के लिए लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से नीचे तो जा नहीं सकता, तो माइक्रो सेकंड के लिए फोर्स लगा, यानी कि टाइम कम लगा, इसलिए फोर्स की इफेक्ट ज्यादा लगी, तो वो थोड़ा हार्ड इफेक्ट करेगा। ये सीमेंट कंक्रीट का रोड है और ये समझ लो सैंड है।
अब प्रॉब्लम क्या होगा, जब सैंड में आप कूदोगे तो पहले तो ये सैंड क्या होती है, एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती, तो जैसे आप कूदोगे थोड़ा बॉडी यहाँ से लेके अंदर घुसेगा, ऐसा तो ऐसा नहीं पाव ऊपर ही रहेंगे, अंदर घुस जाएंगे। जब पाव आपके पैर आपकी यहाँ से यहाँ तक गए, बॉडी इतना अंदर गया, तब तक उसको टाइम मिल गया उस फोर्स की इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी कि यहाँ टाइम क्या लगा, ज्यादा लगा, तो फोर्स की इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है? ऑटोमोबाइल में अभी हाँ कार, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बस ना टाइम हाँ, एंड ऐसा ही समझ लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो। दूसरा अभी रोजर के आते हैं स्प्रिंग कार के अंदर, यदि लगाया होगा तो किसी कार के, ओके, वो क्या करता है, रोजर जो लगाते हैं नीचे, रोजर का स्प्रिंग, हाँ सस्पेंशन, यस। तो क्या होता है, उसका काम क्या होता है भाई, जो काफी बार रोड ऐसे होते हैं तो जिसकी वजह जंप लगता है, जंप की वजह से क्या होता है, वो जंप पर तो जो थड़का लगा, फोर्स लगा, इसको इम्पल्स, वन टाइप ऑफ इम्पल्स बोलते हैं। कोई भी चीज का थड़का जो वर्ड हम गुजराती में यूज कर रहे हैं ना, इज नथिंग बट द इम्पल्स। थड़का यानी कि यदि किसी दीवार के ऊपर, वॉल के अंदर आपको किसी આપણે સમજી લો કે શું કહીએ ને, ખીલી ગુતાડવી છે, હથોડી મારીએ ને આપણે, હા તો હથોડી મારે તો આપણે એ રીતે મૂકીએ, હથોડીને અડાડીને જોરથી ભી દઈએ છીએ, જોરથી ફટકો મારીએ, થડકો મારીએ છીએ, શું કરીએ છીએ કે થડકો મારીએ તો જ કામ થશે, નહીતર તમે માથે ચડી જશો, ગમે એટલો ફોર્સ લગાવશો તો એ તમારી જે હથોડીથી તમે અંદર એ ખીલીને નહીં નાખી શકો। लेकिन क्या करेंगे, जोर से थड़का लगाएंगे तो अंदर जाने के ज्यादा चांसेस। थड़का यानी कि कम सेकंड के लिए हमने फोर्स लगाया, तो ये जो सस्पेंशन का काम क्या होता है, उस जो इफेक्ट होती है फोर्स की इफेक्ट, उसको ऐसे धीरे धीरे डाइवर्ट कर देती है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इफेक्ट कम होती है। ओके, बोलो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाँ सर। चलो अब न्यूमेरिकल ले लेते। एसेलरोरा का न्यूमेरिकल इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं रीड कर रहा हूँ, जब भी ऐसा, इसलिए मैं पीडीएफ फाइल पहले भेज देता हूँ, आपके सामने रखना पीडीएफ फाइल क्वेश्चन, जिससे इजीली आपको समझ में आए। अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है, वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, कमिंग टुवर्ड द बैट्समैन। ये बॉल है, समझ लो बैट से, आप बैट है, उस बैट के सामने बॉल आया, कितनी स्पीड से, मास आपको दिया है 150 ग्राम और वेलोसिटी आपको दी है 12। नाउ वो जो बैट्समैन है उसको हिट करता है सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितने फोर्स से, 4। ही आपको खुद करना है, खाली समझा देता हूं मैं आपको, बहुत इजी है इसलिए। 480 न्यूटन से, in such way that the ball moves with the velocity 20 मीटर पर सेकंड in direction opposite। आई कितनी स्पीड से, बोलो आई कितनी स्पीड से, ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आया, आई 12 मीटर पर सेकंड, ये अभी यू ले लेते हैं। अब जोर से वही डायरेक्शन में, भले अभी ऐसा समझा रहा हूं, लेकिन जैसे आई वही डायरेक्शन में रिटर्न गया, आई कितनी स्पीड से, 12 से, और रिटर्न गई 20, तो वी 20, जो बॉल है वो रिटर्न वही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन रिटर्न गया, जोर से हिट किया तो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड बैट, यानी कि ये जो बॉल आया और रिटर्न गया, वो कितने सेकंड के लिए उस बैट के साथ कांटेक्ट में रहा, वो टाइम फाइंड करना है। वो क्या करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। ओके, अब बोलते हैं काफी बार से ये सब कुछ पढ़ने में आता है, वो कहाँ काम आएगा। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं, कैसी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही, ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको इमेजिनरी सिचुएशंस के बात करनी, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स आ रहे हैं। अब मुझे टाइम फाइंड करना है, टाइम किसके फॉर्मूला में आता था, इम्पल्स ऑफ फोर्स के फॉर्मूला में, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को मेन बना लो, तो डेल्टा पी अपॉन एफ, एफ का फॉर्मूला बोलो, एफ तो वैसे दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा पी यानी कि v माइनस यू, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ u और v एक्चुअली क्या है, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। हेलो, u को यदि मैं नेगेटिवली, u को यदि मैं पॉजिटिवली समझ लो, तो v क्या हो जाएगा, नेगेटिवली हो जाएगा।
v को नेगेटिव लूं तो u पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, या किसी एक को नेगेटिव किसी एक को पॉजिटिव लेना है। ओके, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि जनरली यहाँ जब हम टाइम फाइंड करते हैं तो टाइम क्या है हमारे लिए, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ मोमेंटम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा। लगा दो फॉर्मूला, m का मास कितना दिया 150 ग्राम तो 0.15, फाइनल वेलोसिटी v नेगेटिव है, u 12 अपॉन 480, सोल्व करोगे तो यहाँ आपका आंसर 0.01 सेकंड आ रहा है। बोलो क्लियर है? इजी है कि नहीं? हेलो, क्लियर? अब चलो एक चीज मैं बताता हूँ, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये ग्राफ के अंदर समझने में बहुत सारी दिक्कत होती है, मुझे खाली बताना, ये 0 5 10 1 2 3, ये ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम का, ये क्वेश्चन का नहीं हो, एक्स्ट्रा है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्वेश्चन आपको ग्राफिकली यदि पूछे तो कैसे पूछ सकते हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स को फाइंड करना होता तो फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। ओके, ये 10 तक है, समझ लेना, ये 5 है। चलो, इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना है, कौन बता पाएगा क्या करेंगे हम इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए? बोलो। अब एक दूसरी चीज में बता दे, दूसरी चीज में बता देता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ था मेरे पास, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था, डिस्टेंस फाइंड करना था तो मैं क्या करता था, बोलो? एरिया निकालते थे। क्यों? डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी था, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। सिमिलरली यहाँ मुझे इंपल्स ऑफ फोर्स निकालना है, तो इंपल्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, f इंटू डेल्टा टी, यानी कि x वर्सेस y के ग्राफ में दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो आपको क्या मिलेगा, इंपल्स ऑफ फोर्स मिलेगा। बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर आया कि नहीं? ऐसे कोई भी ग्राफ पूछ सकते, देखो मैंने आपको समझाया था वो सिचुएशन ये खाली, लेकिन बाद में यदि ये पूछ ले तो आपको ये नहीं आप कह सकते सर आपने ये समझा ही नहीं। इसका मीनिंग ही ये हुआ कि जिस v वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कौन सा फॉर्मूला आता है, एस आता था, एस आता था कि नहीं? तो मल्टीप्लाई यानी जब आएगा कोई भी वैल्यू के अंदर जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तब हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे। सिमिलरली यहाँ एफ वर्सेस टी का मल्टीप्लाई आ रहा है फॉर्मूला में, देख लो, तो हम क्या करेंगे, एफ वर्सेस टी का मल्टीप्लाई करने में ग्राफ के लिए एरिया निकाल देंगे। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो कैसे निकालोगे, समझ लो, एरिया फाइंड करना होता तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये एक वन टाइप ऑफ द ट्रेपिजम है, ट्रेपिजम का फॉर्मूला हाफ हाइट और दो साइड पैरेलल साइड का सम। हाइट हम बात करें तो ये हाइट हुई, ये हाइट 2 है, देख लो यहाँ वैल्यू 2 है, इसलिए दो पैरेलल साइड कहां से कहां, तो एक तो ये 5 to 10 ये 5 की है और ये 0 से 15 तो 15 है। बोलो क्लियर है? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का है। बैट्समैन हिट द बेक ऑफ बॉल स्ट्रेट इन डायरेक्शंस बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स, देखो ऐसे बॉल फेंका बैट्समैन, बैट्समैन हिट बॉल, इट्स अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। ओके, कट मारा, ऐसा समझ लो ना, बॉल ऐसे गया तो उसको वाले थोड़ा सा कट देके वही डायरेक्शन में बैट को उल्टा घुमा के पीछे मार दिया। समझ में आ रहे सभी को? हेलो? हाँ। ओके, क्या हुआ, बैट को बॉल आया सामने तो उसने क्या किया, पीछे जो विकेट कीपर होता है उसी डायरेक्शन में पीछे बैट्स को घुमा के पीछे मार दिया बॉल को, सामने नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? नाउ इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15, मास आपको दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम, डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स। फाइंड क्या करना है आपको,
इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना। इम्पल्स यानी कि अभी समझ गए हो गया, डेल्टा पी अपन डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी नहीं बेटा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो फोर्स होता है, खाली डेल्टा पी को हम इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, ध्यान रखो। ओके ओके, इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी कि डेल्टा पी। एफ का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और एफ इंटू डेल्टा टी को हम इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या बचा, डेल्टा पी। इम्पल्स ऑफ फोर्स का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंजेस फॉर्मूला लगा दो, एम वी माइनस यू। बोलो क्लियर है। हाँ अब देखो वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी क्या हुई, दोनों वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई समझ लो पहले बार। माइनस यू। एक मिनट Zero. प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल समझो। बैट्समैन हिट्स अ बॉल स्ट्रेट, जीरो नहीं होगी, यहाँ ध्यान दो पहले। 12 स्पीड थी ना इनिशियल स्पीड, अब उसको जोर से मारा उसको, एक मिनट हो, हिट अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन बॉल विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड ऑफ 12। स्पीड कोई चेंज हुई नहीं है यहाँ, स्पीड क्या हुई है, कोई चेंज, कुछ चेंज हुई स्पीड की। हेलो, हाँ No, sir. हाँ सर। स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है ना। ओके, तो इनिशियल स्पीड जो हम यदि ले u, एक मिनट हो, चलो अब, और उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी हुई उसकी। हेलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चेक कर लो खाली। हेलो, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज हाँ आ सर रही है। आवे છે ओके गुड, आई आई हाँ हेलो आई भाई હવે यार। चलो, तो फाइनल वेलोसिटी 12, इनिशियल वेलोसिटी 12। अब प्रॉब्लम શું થશે જો, એને જે स्पीड, ओके, वो जो स्पीड से उसको बॉल को फेंका ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम किसी एक को माइनस ले लेंगे, इसको समझ लो माइनस ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, m v माइनस u। मास कितना दिया हुआ था देख लो तो 0.50, समझ लो इसको हमने, वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लेना होता है क्योंकि ये सर। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। हाँ સર આપણે આગળ જે ડેલ્ટા લગાડીએ એનો મતલબ શું થાય, જેમ કે ડેલ્ટા પી લખો કા ખાલી પી લખો તો બેનો मतलब चेंज डेल्टा થઈ पी જશે। का चेंज, p का मीनिंग p2 माइनस p1, और p यानी कि सिंगल वैल्यू, समझ लो मेरे पास वेलोसिटी अभी 12 है, 12 से कितनी हुई, 15 हुई, तो ये v यानी कि 12 और 12 और 15 v हुई, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 12 में से 15 हुई तो कितनी चेंज हुई, तो 15 माइनस 12, तो उसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। क्लियर? ઓકે हाँ સર हाँ, આ યુ નેગેટિવ કેમ લીધું એકવાર કોણ પાછું યુ નેગેટિવ એટલા માટે લીધો જે આપણે કોઈ એક ડાયરેક્શન છે, સમજી લો અહીંયા હિટ બેક અ બોલ સ્ટ્રેટ, અહીંયા ક્વેશ્ચન વાંચજો તો, બેટ્સમેન હિટ અ બેક અ બોલ લખ્યું છે જો, ઇન સ્ટ્રેટ ડાયરેક્શન ઓફ વિધાઉટ ચેન્જિંગ સ્પીડ એટલી ને એટલી લીધી છે। એક મિનિટ મારે સમજવામાં ભૂલ થઈ છે, એક જ મિનિટ, આ રીતના આવશે, સ્પીડ એટલી ને એટલી જ રાખેલી છે, रिटर्न એને 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी કર્યો છે। हेलो, खबर पड़ी, बोल आई रहे हो तो समझी ले, बोल आ એટલે रहे સર વાહે એને હિટ કરી છે કે ના नहीं આગળ બોલરની આગળ સામે સામે જ છે, વિધાઉટ, મારે ખાલી સમજવામાં ભૂલ થઈ હતી, હમણાં મેં ક્વેશ્ચન રીડ કર્યો એટલે આઈડિયા આવી ગયો મને કે ભાઈ જે રીતના બોલ ફેંક્યો 12 मीटर पर सेकंड ની સ્પીડ થી, એટલો ને એટલો સ્પીડ એટલી જ રાખેલી છે પણ ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી દીધી છે।
ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા એવું લખ્યું નથી ડાયરેક્શન, હું એવું વાંચ્યું વિધાઉટ ચેન્जिंग डायरेक्शन, लेकिन ये डायरेक्शन નથી લખ્યું, इन स्पीड જ લખેલું છે। तो डायरेक्शन आपको हीट बेक लिखा हुआ है। हीट बेक का मीनिंग क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल को हिट किया, लेकिन स्पीड उतनी रही, जितनी स्पीड से बॉलर ने बॉल फेंका था उतनी स्पीड से उसको रिटर्न दिया, खाली डायरेक्शन चेंज हुई। तो किसी एक की डायरेक्शन हम समझ लो नेगेटिव ले तो किसी एक की पॉजिटिव लेनी होगी। मैंने जरिए आपको बताया, समझाया था आगे के टॉपिक में, ये वाले टॉपिक में। क्लियर? सेम क्वेश्चन है ये। देखो 12 स्पीड से गया और 20 स्पीड से रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता ना कि मैंने एक्चुअली समझने में भूल गया, मुझे ऐसा लगा कि बॉलर जो है उसने फेंका और रिटर्न वही डायरेक्शन में बॉल को फेंका था। यदि इस सिचुएशन में तो क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, बॉल को फेंका जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न मारा। तो समझ लो 12 की स्पीड से गया तो रिटर्न भी 12 की स्पीड से, खाली डायरेक्शन चेंज हुई, इसलिए किसी एक को हम माइनस ले लेते। ओके, किसी एक को माइनस ले लेते। समझ लो इसको पॉजिटिव 12 लिया तो इसको माइनस ले लेंगे। क्लियर? સર हाँ અગર આ જ વસ્તુ જેમ કે બોલરે બોલ નાખ્યો આગળથી જ અને બેટ્સમેને ખાલી કટ કરીને પાછળ માર્યું તો આપણે તો zero. ડાયરેક્શન એકેય નેગેટિવ લેવાની કે नहीं, 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 પોઝિટિવ नहीं, જ तो બંને સેમ ડાયરેક્શન છે, બંને સેમ હોય એટલે 0 થઈ જશે ને આન્સર। ચેન્જ ઇન વેલોસિટી 0 है। ક્લિયર? ચેન્જ ઇન વેલોસિટી 0 ખ્યાલ આવ્યો? જો તમે સમજી લો કે આ રીતના બોલ ફેંક્યો તો યુ વેલોસિટી કેટલી હતી 12, તો એટલી ને એટલી સ્પીડ થી બોલ પાછળ ગયો 12 થી, તો v માઇનસ u શું થશે, 12 માઇનસ 12। अब બંને નેગેટિવ લ્યો, સેમ डायरेक्शन છે, કાં તો બંને पॉजिटिव કાં તો બંને नेगेटिव। समझ लो इन केस दोनों को भी नेगेटिव लिया तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। देख लो, समझ में आया? v नेगेटिव माइनस 12 माइनस u माइनस में है तो माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस माइनस सर हाँ हीट नहीं करे तो 0 થશે ને हीट કરશે તો માઇન્યુટ તો વધશે જ ને। ऐसा जरूरी नहीं होता ना, खाली कट लगाया तो फोर्स 0 हो सकता है ना। कट के अंदर क्या होता है, फोर्स लगा ही नहीं उसके ऊपर, खाली माइनर सा टच हुआ है। समझ में आया? हीट करेगा तो वेलोसिटी, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई वेलोसिटी उतनी रहती है, चेंज नहीं होती है, तब की बात। वो उदित ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें खाली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, खाली क्या हुआ, कट हुआ, तो उस केस में तो दोनों सेम ही रहेंगे ना। क्लियर? तो चलो अब ये क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अभी ये एक्चुअली जो 5.4 है उसमें क्या हुआ, बॉल फेंका जिस स्पीड से 12 की स्पीड से, बैट्समैन में हिट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए समझ लो उसको मैंने माइनस 12 लिया। ये u लिया तो ये v लिया, तो v माइनस यू माइनस 12 अपॉन u की वैल्यू 12 है। सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस 3.6 जैसा कुछ आ रहा है, 24 इंटू 0.15। ओके, अब माइनस साइन क्या शो कर रही है, लिख देना है आपको। माइनस साइन इंडिकेटेड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बोलो क्लियर है? हाँ सर। थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। ओके, ये लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। देखो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। ओके, क्या होगा, हवा भरी होगी और जोर से फेंकोगे तो क्या होगा, जोर से। ओके, उसको खाली छोड़ना होगा, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, ऊपर जाएगा या कहीं अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली यही सिचुएशन में रॉकेट काम कर रहा है। रॉकेट में जितना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और उतनी स्पीड से वो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो फोर्स लगा उसका एक्शन और ये उसका रिएक्शन दोनों सेम है, एक्शन एंड रिएक्शन सेम है। सिमिलरली एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कर रहा है कि कोई भी वर्ल्ड के अंदर फोर्स जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स में। फोर्स ऑलवेज इन टू पेयर, सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट। आपने किसी चीज के ऊपर जोर से बॉल फेंका, यानी कि दीवार के ऊपर जोर से बॉल फेंका, आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या हुआ, दीवार भी उतना फोर्स उस बॉल के ऊपर लगाती है।
सिमिलरली एक टीचर जब एक स्टूडेंट्स को मारता है, टीचर को ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको मारा और मेरे उसके ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन जब मैं मार रहा हूं तो मेरे हाथ में भी कुछ फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पेन होता है कि नहीं? मीन्स वो फोर्स कोई भी, पाछल नहीं है थोड़ा। हाँ, यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर सिंगल फोर्स एग्जिट कर रहा है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ वही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शंस बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड। जब जितना फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स आपको रिवर्स बैक मिलेगा। दुनिया का लॉ है, जो दोगे वो आपको मिलेगा। ओके, तो एक्शन एंड रिएक्शंस बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अलग अलग 3-4 डेफिनेशन है उसके, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपके लिए कोई नई नहीं है। जनरली ये रिएक्शंस ज्यादा डेफिनेशन लिखती है अलग अलग बुक्स में, हर एक बुक्स में लिखी हुई। टू एवरी रिएक्शन, सॉरी, टू एवरी एक्शन देयर मस्ट बी equal and opposite reaction. To every action there must be equal and opposite reaction, otherwise action and reactions both are in same and opposite direction। ये भी लिख सकते हो आप। बोले न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लियर है? समझ लो, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। ओके, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये बॉल फेंक रहा हूं मैं, तो वॉल के ऊपर जो बॉल का फोर्स है और वही फोर्स वॉल क्या करेगी, बॉल के ऊपर लगाएगी। यानी कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल इज इक्वल्स टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल। ना समझ में आए तो 1-2 का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। दो बॉल है, दो बॉल टकराए एक दूसरे के साथ, तो एक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये दूसरा फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन बॉल 2 ड्यू टू 1 is equals to force on 1 due to 2. This is called the Newton's third law of motions. Got it? अगर माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, साइन ऑपोजिट डायरेक्शन है, जितना जो डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उतनी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा। ये एग्जांपल अभी मैंने बताया ना। ओके, तरापा जो बोलते हैं, ओके, तरापे में से आप जाओगे जैसे, या होड़ी बोट में जोर से कूदोगे तो वो बोट कहाँ जाएगी, रिटर्न ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं? ओके, तो ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शंस। ओके, काफी सारे एग्जांपल है उसके, काफी सारे एग्जांपल है। ओके, बुक को इस टेबल के ऊपर रख रहे हो आप, तो जितना फोर्स वो बुक उस टेबल के ऊपर लगाती है उतना ही फोर्स वो टेबल बुक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। दैट्स व्हाई द बुक विल बी ऑन द स्टेडी सिचुएशंस। गॉट इट? पक्का ना? आपको चलो, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा आपको दिमाग में नहीं लेने, लेकिन टेक्स्ट बुक में है इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट, जो एक्शन है ना एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है वो जनरली ऐसा होगा कि कोई सिंगल बॉडी के ऊपर, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, वो सिंगल बॉडी के ऊपर नहीं लग सकता। सिंगल बॉडी यानी कि एक ही वॉल है, तो वॉल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा आपके लिए, उसके लिए दूसरी कोई बॉडी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोट है तो बोट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते आप, खुद की बॉडी चाहिए। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी। ओके, टीचर्स स्टूडेंट्स का एग्जांपल देख लो, टीचर एक्शन, स्टूडेंट रिएक्शन। ओके, दीवार और बॉल का देख लो, वॉल एंड बॉल। ओके, ह्यूमन बॉडी और ये जो बोट के एग्जांपल देख लो। तो एक्शन रिएक्शन क्या होगा, ऑलवेज ऑन अ डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन बोथ, यानी कि दोनों जो होते हैं वो जनरली पेयर के अंदर ही होंगे, सिंगल एग्जिस्टेंट नहीं करेगा कभी। क्लियर है? एक्शन एंड रिएक्शंस बोथ ऑलवेज एक्ट ऑन द इन, सॉरी, बोथ आर इन अ पेयर ओनली, एग्जिट्स इन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों पेयर में होंगे, सिंगल एग्जिट नहीं करेगा कभी। तीसरा, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि टीचर ने मारा स्टूडेंट्स को तो खाली स्टूडेंट्स को ही लगेगा, टीचर को नहीं लगेगा। ओके, वो डिपेंड कर रहा है अपने बॉडी के ऊपर, उसका रिएक्शन कितना आ रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते।
और बस इतना आप समझ लो, एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होता। यानी कि एक फाइनल ये 3-4 भले पॉइंट है, लेकिन एक ही चीज के ऊपर मतलब इशारा, एक अच्छा है। हाँ कॉन्सेप्ट उसका एक ही, एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही होता है, एक ऑपोजिट और साथ में, और उसका इफेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर रखता है। बोलो क्लियर है? थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ में कोई डाउट किसी को? हाँ ना पक्का? नो सर। चलो सर तो आज इतना रखते हैं हाँ। हम, मेरा एक लेक्चर है जल्दी। तो आज का जो टॉपिक था इसमें हमने जो सीखा, 2-3 न्यूमेरिकल सीखे। एक तो ये न्यूमेरिकल सीखा, एक ये एनसीईआरटी का था, एक एस एल अरोरा का। ज्यादातर न्यूमेरिकल सीखे आज। इम्पल्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखे हमने। ओके, इम्पल्स ऑफ फोर्स में ध्यान रखना, फोर्स इनटू टाइम। और एक एग्जांपल हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट सीखा, एक्शन रिएक्शन वाला। और उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।